15 नवंबर को बादी स्लम से राजेश जी मेरे पास आए। 40-45 साल की उम्र होगी। उनके साथ उनका 12 वर्ष का बेटा था एक, और उनके साथ जेंट्स आए थे और कुछ लेडीज थी। तो आते ही यहाँ पर मेरे ऑफिस में रोने लगे कि मैडम मेरी बेटी की हत्या हो गई है और अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ये कब की घटना है? बोले 11 तारीख को। मैंने कहा आपको कैसे लगा कि हत्या हो गई है? बोला वो लड़की जब सुबह घर से गई थी 7 बजे तो बिल्कुल खुश थी, रोज ही खाना बना के जाती थी, हमें भी खिला के जाती थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी। और मुझे कुछ काम उसने बताए थे, दिवाली की सफाई वगैरह उसने करी दी थी। मुझे कहा था कि पापा कुछ दिए ले आना और उनको भिगा के रखना, और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी खरीद के ले आना। बाकी मैंने सामान ले लिया है और आज मैंने कुछ लोगों से हिसाब लेना है। उन्होंने कहा था दिवाली में तुम्हें हिसाब दे देंगे। तो फिर शाम को मैं छोटे भाई को मोबाइल भी दिलवाऊंगी। और बड़ी खुशी खुशी गई थी 11 तारीख को। लेकिन दिन में मेरे पास फोन आया, राजेश ने बोला कि भाई आप अपार्टमेंट में आ जाइए। हिल अपार्टमेंट की बात है, सेक्टर जो रोहिणी में हिल अपार्टमेंट सेक्टर 13 में। तो कहते मैं दौड़ा दौड़ा वहां गया तो मेरी लड़की पंखे में लटकी हुई थी। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने डेड बॉडी को उतारा। तो ये सब सुनने के बाद कुछ काम वाली जो मेड होती हैं वो इकट्ठा हो गई। नेचुरली जो भी जिस प्रोफेशन में होता है वो लोग इकट्ठे तो हो ही जाते हैं। तो उससे क्या हो गया कि वो औरतें डिमांड करने लगी, भाई जहाँ पर ये लड़की है घर के मालिक कहाँ है, उनसे हमारी बात कराइए। तो अपार्टमेंट का भी फिर कैमरा वगैरह जो चेक हुआ तो उसमें देखा लड़की आराम से उसने चाबी ली। वो शायद जो वहां पर किराए पे कोई रहता था या उस वक्त ऑफिस गया होगा। तो वो जब वो चाबी भी वहां से ली तो बिल्कुल नॉर्मल थी वो। और उसके बाद जब वो अंदर काम करने के लिए गई तो बाद में पता लगा कि दरवाजा अंदर से बंद है और वो पंखे से लटकी है। तो वहां पर यही शोर हो रहा था। राजेश ने मुझे बताया कि भाई लड़की ने सुसाइड कर लिया। लेकिन वो उसकी जो मामी थी, लड़की की जो मामी थी, राजेश के साले की वाइफ, उसने उसको ये घर काम पर दिलवाया था। 8 घर तो वो कर ही रही थी और ये जो नवा घर उसकी मामी ने उसे दिलवाया था पिछले 2 महीनों से। तो काम उसके पास बहुत ज्यादा हो गया था। उसके बाद वहां पर कोई लेडीज थी जो जिसको प्रधानी करके कह रहे थे, वही सारे डिसीजन वहां पर ले रही थी। उसी ने पुलिस भी बुलवाई। तो उसके बाद लड़की को नीचे उतारा गया पंखे से, पंखे में लटकी हुई थी। उसके बाद फिर पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गई। तो ये जो लड़की का पिता है, ये पुलिस वाले के पीछे पीछे जहां भी जा रहे थे उनके साथ जा रहा था। हॉस्पिटल गए, पोस्टमार्टम हुआ, तो सारा दिन उसी दौड़ भाग में लग गया। तो इसने पुलिस वाले से कहा कि राजेश ने पुलिस वाले को कहा कि मेरी बेटी के अंतिम संस्कार मैं खुद करना चाहता हूँ, मैं उसे घर ले जाऊंगा और मुझे उसकी डेड बॉडी दीजिए। कहते हैं हाँ कोई बात नहीं। राजेश कह रहा है कि पुलिस वालों ने बहुत मेरे साथ सहानुभूति वाला व्यवहार रखा। लेकिन अचानक फिर शाम को जब वो लोग सेक्टर 3 शमशान घाट ले जाने लगे तो कहते उस वक्त मैंने पुलिस वाले से कहा कि भाई साहब अब बॉडी मुझे दे दीजिए, मैं अंतिम संस्कार खुद करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, यहाँ पर तो शोर शराबा हो जाएगा और दंगा हो जाएगा। तो उसके बाद वो लोग डेड बॉडी को लेके चले गए। ये भी साथ में गया और उन्होंने उसका फ्यूनरल कर दिया। फ्यूनरल में यही फैमिली वाले थे, बाकी तो कोई था ही नहीं, बाकी पुलिस वाले थे। उसके
बाद में कहते कि राजेश ने बताया कि दूसरे दिन भी जब मैं लड़की के कहते हैं ना वो डेड बॉडी के बाद उसके रात भाग लेके जब मैं वो भी लेके जमुना में डालने जा रहा था तब भी पुलिस वहाँ मेरे साथ आ गई थी और मेरे को जमुना तक ले गई। तो मैंने राजेश को पूछा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई थी कि इतनी जल्दी बॉडी को जलाने का, या तो वो बोला कि मैडम मुझे नहीं पता, इतना जरूर था कि कुछ महिलाएं जो मेड हैं वो वहां पर इकट्ठा हुई थी और वो वहां पर वो महिलाएं यही कह रही थी कि भाई जिसके घर में डेथ हुई है उनसे हमारी बात कराओ। तो उसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से भगाया। तो बोला कि वहां पर पुलिस यही कह रही थी। तो मैंने कहा यार अगर वहां पर इतने बड़े दंगे हो गए थे तो अगर पब्लिक को मारपीट हुई या पुलिस के साथ मारपीट हुई तो किसी का कोई मेडिकल तो होगा ना। तो इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा चल छोड़, वहां पर जो महिला उसके साथ आई थी राजेश के साथ, मैंने उनसे पूछा, मैं बोला बहन जी आप, बोला हाँ बिल्कुल वहां गए थे। तो मैंने कहा आप बताओ आप किसको चोट लगी, किसका मेडिकल करवाया आप लोगों ने जो बाकी वहां पर लेडी इकट्ठा हो रखी थी। तो बोले नहीं इतना नहीं हुआ था, वो तो जब पुलिस वाले हमें दौड़ा रहे थे तो कुछ लोग गिर गए वगैरह, छोटी मोटी खरोच लगी थी, ऐसी कोई बात। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो राजेश बोला कि कार्रवाई की। तो मैंने कहा कार्रवाई क्या होनी है, आप मुझे उसका चलिए उसका फोटो ला के दीजिए मुझे लड़की का। तो फिर मेरा मुंह देखने लगा, बोला मैडम मेरे पास फोटो तो कहाँ से लाऊं। तो सामने उसका बेटा जो छोटा बैठा हुआ था 12 साल का, मुझसे कहने लगा कि मैडम जी फोटो तो है हमारे पास। तो मैंने कहा बेटा फिर फोटो लेके आना उसकी। तो बोले कि नहीं वो दीदी के फोन में है और दीदी का फोन तो अब पुलिस के पास है। फिर मैंने कहा कैसे होगा बताओ, आपकी अगर मैं कोई लेटर वेटर भी लगाती हूँ तो मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि कौन लड़की थी क्या थी। तो कुछ भी नहीं पास में, और मतलब एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था कि जिससे मैं ये कहती कि भाई इसकी ये लड़की फला फला थी वहां जाती थी। कोई बस मुंह उठाया और आ गया। और इस तरह के कई केसेस आते हैं मेरे पास कि जो बेचारे बिल्कुल जैसे जानवर होते हैं ना उस तरह से सलूक करते हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है या कोई रिलेटेड कोई वीडियो वगैरह कोई कोई प्रमाण है, नहीं, बस हमको न्याय दो। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने उनसे कहा देखिए मैं हर जगह खुद नहीं कूदती, मैं ये कहती हूँ जो भी पीड़ित आता है कि बेटा जंग आपने लड़नी है, मैं कार्रवाई कर सकती हूँ, आपके लेटर लगा सकती हूँ, प्रशासन से लड़ सकती हूँ, लेकिन बेटे मैदान में तुम्हें खड़ा रहना पड़ेगा। तो फिर मैंने राजेश को कहा, मैंने कहा ठीक है बेटा तुम एक काम करो, 15 तारीख थी जिस दिन वो आए थे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो सस्ते वाले फोन होते हैं ना 1000-1200 वाले, तो वो मैं अपने पास रखती हूँ। और नेचुरली जब जिसकी कार्रवाई होगी उस पीड़ित का नंबर तो होना जरूरी होता है, तो वो इसलिए मेरे रखे रहते हैं कि भाई मैंने जब इसको देखा मैंने कहा तेरे पास कोई फोन है। तो राजेश बोला मैडम मेरे पास फोन नहीं है, बेटी के पास था बस, और उसी फोन से हम सब काम चलाते थे और बेटी अपने पास रखती थी। तो फिर मैंने उसे एक अपने ड्रॉर से एक फोन निकाला और उसको वो फोन दिया और उससे कहा कि जाओ मार्केट से एक सिम इसमें डलवा के आओ। तो उसके साथ का जो बंदा था वो सिम लेने चला गया, राजेश मेरे पास बैठा रहा। तो मैंने फिर राजेश के लिए एक लेटर भी लिखवाया कमिश्नर साहब के लिए, तो उसके साइन वाइन लिए। उसके बाद में तब उसको मैंने जब फोन दे दिया, फोन देने के बाद मैंने उसे कहा कि देखो आपके पास ना तो फोटो है ना कोई डॉक्यूमेंट है, अब आप एक काम करो, अब तो शाम हो ही गई है यहाँ पर, लेकिन आप कल 16 तारीख को प्रशांत बिहार थाने जाओ, ये उसी एरिया का केस है और आप सुबह वहां होके जाओ। तो और मैंने कहा फोन हाथ में रखना, साथ में उनको एक छोटा सा रजिस्टर एक पेन भी दे दिया था। मैंने कहा मैं आपको फोन में टच में रहूंगी, मेरे और भी काम होते हैं, और ये कॉपी पेन भी रखिए और ये फोन अपने पास रखिए और थाने में जाके साहब से बोलिए कि साहब मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा
किया तो उस केस में भी आगे क्या प्रोग्रेस है। तो ये लोग गए वहां पर थाने, 4 लोग गए होंगे। मैंने इसको पूछा, मैंने कहा यार यहाँ से तुम वहां जाओगे तो कुछ तुम्हारे पास रिक्शा विक्शा करोगे तो कुछ खर्चा पानी है? तो बोला कि नहीं माता जी, मैं काम पे अभी जा नहीं रहा हूँ, तो मैं मजदूरी करता हूँ, तो जब से बेटी का ये हुआ है तो मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ। वैसे भी काम मुझे इतना मिलता नहीं था, मेरा रोज का काम नहीं था, कभी मिल जाए कभी नहीं। बेटी ही सारा घर चलाती थी और बेटी कहती थी कि पापा मैं खूब रुपया कमाऊंगी, अपने भाइयों को पढ़ाऊंगी। तो कहते कि अभी तो मेरे पास तो देखा जाए तो उसकी जेब में एक पैसा नहीं था। फिर मैंने 1000 रुपये दिए उसे। मैंने कहा सुबह तुम लोग रिक्शा कर लेना बैटरी वाला और जाके थाने जाओ और वहाँ से साहब से मिलना और उनसे बोलना कि साहब इस केस में क्या हुआ। तो बोला ठीक है। दूसरे दिन ये लोग 2-4-5 लोग अपना बैटरी रिक्शा करके चले गए थाने। उसके बाद इन्होंने थाने में अपना बातचीत किया तो वहाँ पर वो लोग शायद पहचान गए होंगे इसको, तो थाने में इसको घुसने नहीं दिया किसी ने। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने एसएचओ साहब का नंबर निकाला और फिर मैंने इनको नंबर भेजा। मैंने कहा एक काम करो, तुम ये नंबर डायल करो, साहब अंदर होंगे और देखना हो तुम्हें एकदम बुलाएंगे। लेकिन इन्होंने नंबर डायल किया तो एसएचओ साहब ने फोन उठाया। उन्होंने कहा भाई देखो आपकी फाइल फला पुलिस के पास है, उसका ABC नाम रख लीजिए, उनके पास है, तो आप उनको संपर्क कर लीजिए और यहाँ अभी थाने में आपकी फाइल नहीं है। तो इन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि साहब कह रहे हैं कि आपका केस ABC पुलिस वाले के पास है, उससे संपर्क कर लेना। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। बोला कि फिर अंदर तो हमें घुसने नहीं दिया। मैंने कहा चलो बाहर बैठ जाओ। बाहर ये लोग बैठ गए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सोचा। मैंने कहा अच्छा एक काम करो बेटे, इसके लड़के को कहा, राजेश तो थोड़ा अपसेट हो रखा था, ढंग से बात भी नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उसके बेटे को कहा, मैंने कहा बेटा 112 नंबर डायल करो। तो बच्चे ने कहा कि मैंने कहा 112 करके डायल करो और उनसे कहो कि साहब ऐसे ऐसे हमारी बहन की 11 तारीख को डेथ हो गई थी, तो अभी हमारे केस में क्या हुआ हम वो जानने के लिए थाने आए, तो हमें थाने में नहीं जाने देंगे। 112 नंबर वाले आएंगे, आपसे अंदर बात करवाएंगे। हो सकता है वो जो पुलिस वाला जिसको आप ढूंढ रहे हो, जो आईओ है, वो आपको मिल जाए अंदर। तो इन्होंने डायल किया तो इन्होंने कहा फोन नहीं लग रहा है। मैं दोबारा कई बार कहा, मैं हर 10 मिनट में से कॉल कर रही थी कि तुम ट्राई करते रहो। वो बच्चा ट्राई कर रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मेरे से कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चा गलत डायल कर रहा हो, ऐसे दिमाग में आ गया मेरे। तो मैंने क्या करा, मेरा एक नंबर और है, मैंने कहा बेटा जरा एक नंबर मेरा, यूं नहीं कहा कि मेरा नंबर है, मैंने कहा एक नंबर नोट करो, अब उस नंबर पे कॉल करो आप। मुझे लगा शायद बच्चा गलती तो नहीं कर रहा डायल करने में। तो बोला ठीक है आप लिखो। मैंने इसको लिखवाया अपना दूसरा वाला नंबर, मैंने कहा उसमें डायल करो आप। तो मैंने देखा थोड़ी देर में इसका नंबर आ गया। मैंने उठाया नहीं, इसने 2-3 बार डायल किया, मैंने उठाया नहीं। फिर इसने मुझे कॉल किया कि मैडम जी जो नंबर आपने दिया था वो लोग उठा नहीं रहे। मैंने कहा अच्छा। तो करीब 5:30 बज गए। वो कह रहे हैं कि हम हर 10 सेकंड में मिला रहे थे, लेकिन 112 नंबर मिला नहीं। मुझे भी बड़ा आश्चर्य है। मैं सोचती हूँ कि यार 112 नंबर को लोग हथियार की तरह यूज करते हैं। मैं कई बच्चों को, कई लड़कियों को कहते हुए सुनती हूँ कि मैडम मेरे से फलाना बकवास करने लगा ना, तो मैंने एकदम फोन उठाया कि 1 मिनट में 112 नंबर डायल कर दूंगी। तो लोग कितना विश्वास है इस नंबर पे, सभी को लोग हथियार की तरह यूज करते हैं कि हमें अगर सुरक्षा मिलेगी तो 112 नंबर से मिलेगी। लेकिन इन बदनसीबों का नंबर ही नहीं लगा 112 नंबर। बाद में मैंने फिर इनसे कहा, मैंने कहा अच्छा बेटा एक काम करो, अपने फोन से 181 डायल करो। लड़के ने डायल किया, खट से पहली बार लग गई। देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं कर रही,
हम लोग राजनीति करते ही नहीं। हमारे गुरु ने हमें राजनीति करना नहीं सिखाया, हमें समाज सेवा करना सिखाया। बाला साहब कहते थे 80% समाज सेवा और 20% राजनीति करो, जहां पर चलना पड़े। तो मैंने कहा चल। तो उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ वो इसने फोन किया कि मैडम जी, वहां से उन्होंने फोन उठा दिया और उन्होंने कहा आप थाने में बैठे रहो। और एक कोई महिला है, उन्होंने कहा मैं आ रही। तो ये मुझे आइडिया है, मैं तो काम कराती रहती हूँ लोगों को। ये मुझे आइडिया है कि इनको टाइम तो लग जाता है, 35-40 मिनट लग ही जाते हैं, क्योंकि ये लोग या तो ऑटो से आते हैं या बस से आते हैं, इनकी जो महिलाएं हैं, ये जो महिला आयोग की। तो उसके बाद मैंने देखा कि मैंने कहा ठीक है बेटा आप बैठे रहो, मैडम आएंगे तो उनसे ये कहना कि हमने ये पता करना था कि हमारी बहन के केस में क्या कार्रवाई हुई, थाने में क्या कार्रवाई की, कोई FIR है, कुछ लॉस हुई कि नहीं। तो वो महिला पहुंची, फिर अंधेरा हो चुका था, 6:30-7 के करीब। उसके बाद वो महिला जब इनको अंदर ले गई थाने, तो अंदर फिर उस महिला ने एक लेटर लिखा है राजेश की तरफ से। और वो लेटर देने के बाद उस महिला ने कहा कि ठीक है अब आप घर जाइए और थाने में जो कार्रवाई हुई है वो डॉक्यूमेंट मैं आपको घर पर आके दूंगी। तो इन लोगों ने कहा मैडम ये कह रही जो महिला अधिकारी है वो ऐसा कह रही। मैंने कहा ठीक है अब तुम लोग घर आ जाओ। ये लोग सारे घर आ गए। तो दूसरे दिन मुझे 4-5 बजे राजेश ने फोन किया कि मैडम वो महिला हमारे घर पर आई है और उन्होंने 2 डॉक्यूमेंट दिए। तो एक तो राजेश के जो स्टेटमेंट लिया होगा उसका था, और एक जनरल डायरी में। आप देखिए, चाहे वो सुसाइड है चाहे कुछ भी है, एक बंदा जो मर गया उसका जनरल डायरी में दर्ज था मामला। तो उसके बाद हमने वो दोनों डॉक्यूमेंट भी वो कर दिए। हमने कमिश्नर साहब को लिखा, पुलिस कमिश्नर डायरी में। तो उसके बाद कमिश्नर साहब को लिखने के बाद फिर ये मैं इनको कहती थी कि बीच बीच में थाने में फोन करो या जाओ, भेजती रहती थी। तब जाके 25 तारीख को थाने से फोन आया, उन्होंने कहा कि आप आइए अपना डॉक्यूमेंट ले जाइए। तो ये लोग जब वहां गए तो वहां से तब इनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली। तो ये लोग फिर रिपोर्ट लेके मेरे पास आए। तो मैंने वो रिपोर्ट देखी तो रिपोर्ट तो क्लियर थी। मतलब रिपोर्ट यही शो कर रही थी कि सफोकेशन से वगैरह। अब इसमें यह है कि भाई जिन लोगों के देखने पूछने वाले होते हैं वो हर चीज की कार्रवाई को आगे ले जाते हैं। तो मैंने कहा देखो राजेश से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो इसकी पूरी क्लियर है। तो आके फिर जोर जोर से रोने लगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई आ जा। थोड़ा बहुत उसे घर का सामान वगैरह भी दिया, मुझे पता था इसकी हालत बहुत खराब चल रही है। तो फिर मैंने कहा क्या चाहते हो आप? बोला मैं इसकी दोबारा जांच करवाना चाहता हूँ। मैं अब नेचुरली वो भी 10 लोगों के साथ बैठता है, 10 लोगों के साथ उसकी बातचीत हो रही है इस केस को लेके। तो बोला मैं CBI इंक्वायरी चाहता हूँ ये करके। तो उसके वो एक बात को बार बार रिपीट कर रहा था कि मैडम इसकी जो मामी है वो उसी दिन से लापता है जब इसकी डेथ हुई थी मेरी डॉटर की। तो उसके बाद वो महिला कहते हैं वो जो जहां वो लड़की लटकाई गई थी, राजेश ने कहा पीछे की खिड़की उसका शीशा टूटा हुआ था। अब उस टूटे हुए शीशे से ही वहां पर कोई प्रधानी करके कोई कैरेक्टर था, उन्होंने उसी शीशे से इसकी मामी को अंदर किया था। ये इन्होंने अपनी आंखों से देखा, राजेश ने उसके बेटे ने, कि मामी को अंदर भेजा। तब अंदर से वो दरवाजा खुला था, तब सब लोग अंदर गए, देखा कि वो लटकी हुई थी। तो कोई तो था जो पीछे शीशा विशा खिड़की क्यों टूटी, कोई तो था। ये इसके राजेश का कहना है। तो उसके बाद फिर जब एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास लेके आया तो मैंने फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और थाने के जो पेपर्स थे राजेश ने फिर एक दूसरा लेटर लिखा। उसके बाद मैंने वो सारे लेटर उसको माननीय गृह मंत्री को भेज दिए। अब देखिए क्या होता है आगे। हमसे जो हो सकता था हमने करके दे दिया है। अब कुछ ना कुछ तो जरूर इस केस में होगा, मुझे पूरी